बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि केपी बोर्ड से रिलेटेड है। और इसमें बेसिकली मैं बुक जो है उसका पीडीएफ उससे डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी और उसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक सारी बुक को मैं कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लेक्चर which is based on measurement. यूनिट 1 मेजरमेंट। मेजरमेंट आम ज़बान में नापने को कहते हैं, लेकिन फिजिक्स आम ज़बान से थोड़ी सी डिफरेंट है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन फर्स्ट जहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिक्स एंड इट्स स्कोप। इस टॉपिक में मेन जो बात हुई है वो फिजिक्स को डिफाइन किया है और उसके स्कोप को बताया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि एनर्जी एंड मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिजिक्स बेसिकली डील्स विद एनर्जी एंड मैटर एंड इसके आपस की इंटरेक्शन के साथ डील करती है। और दूसरा यहाँ पे ये लिखा है कि फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। व्हाई वी कैन से दैट इट इज फंडामेंटल साइंस? बिकॉज व्हेन वी अप्लाई फिजिक्स, यानी केमिस्ट्री इज एसेंशियली अप्लाइड फिजिक्स, व्हेन वी अप्लाई फिजिक्स इट बिकेम केमिस्ट्री, एंड व्हेन वी अप्लाई केमिस्ट्री इट बिकेम बियोलॉजी. So the core of all sciences, mother of all sciences is physics. यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, फ्रॉम टेलीविजन, लेजर्स, रेडियो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट, डीएनए एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑल क्रेडिट टू एडवांसमेंट इन फिजिक्स. फिजिक्स की एडवांसमेंट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ. उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और भी इसके टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिज़ाइन ऑफ आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है फिजिक्स. इस टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉमन सेंस की बातें थी. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन 1.2 है, सिस्टम इंटरनेशनल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जब तक हमें यूनिट्स की समझ नहीं आएगी तब तक हमें फिजिक्स में मेजरमेंट की समझ नहीं आएगी. और फिजिक्स इज बेस्ड ऑन 90% ऑफ मेजरमेंट्स. सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस टॉपिक. सबसे पहले तो ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. इस तरह था कि इस होल वर्ल्ड में डिफरेंट सिस्टम्स थे, जैसे MKS था, FPS हो गया, CGS हो गया. MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड्स. तो इस टाइप के सिस्टम्स डिफरेंट कंट्रीज यूज़ कर रहे थे. लेकिन ये जो ट्रेंड था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. ऐसे जैसे कि अगर एक कंट्री में MKS यूज़ हो रहा है और एक कंट्री में CGS यूज़ हो रहा है, तो अगर एक कंट्री रिसर्च कर रही है, MKS वाली कंट्री रिसर्च कर रही है और वो CGS को अपनी डेटा सेंड करना चाह रही है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा CGS सिस्टम में. और वाइस वर्सा में अगर हम देखें तो CGS वाले सिस्टम को MKS वाले सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा. So it was too much time consuming and not an efficient way for delivering data or delivering their experiments. इसके लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा, 1960 में एक कमेटी थी, उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि बिल्कुल यूनिक हो, जिसमें ये कन्वर्जन वगैरह ज़्यादा ना हो. यानी एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड उसको फॉलो करें. जो भी कोई अगर डेटा या एक्सप्रेशंस वर्ल्ड को शेयर करना चाह रहा है तो वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिस्टम में डिस्प्ले करेगा, जो कि SI यूनिट बन गया. अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी यही सारी हिस्ट्री लिखी हुई है. एक और यहाँ पे मज़े की बात जो लिखी हुई है वो ये है कि quantities like love, beauty, hate cannot be measurable because they are not physical quantities.
Physical quantities are those which can be measured and can be defined in a proper units. हम हेट के लिए कोई यूनिट नहीं डिफाइन कर सकते, लव के लिए कोई यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते, ब्यूटी के लिए कोई यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते. सो दे आर नॉट फिजिकल. एंड यहाँ पे यूनिट्स की जो है a complete set of unit for all physical quantities is called system of units. एक कंप्लीट सेट अगर हम यूनिट्स का बना लें तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये सारा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में फिर ये जो अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया वो सारा इधर लिखा हुआ है. MKS CTS सिस्टम्स यूज होते थे. 1960 में इंटरनेशनल कमेटी एग्री हुई एक सिंगल सिस्टम पे होल वर्ल्ड के लिए. और अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये थी कि सिस्टम इंटरनेशनल तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. एक स्टैंडर्ड सिस्टम अगर बनाएंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड लेआउट भी बनाएंगे. तो ऐसा किया गया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कैसे? एक बेस यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट्स. बेस यूनिट्स का SI सिस्टम में ऐसा रोल है जैसे कि अल्फाबेट्स का इंग्लिश लिटरेचर में रोल है. अल्फाबेट्स से हमारे पास वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्टोरीज, नॉवेल्स, इवन बुक्स भी लिखे जा सकते हैं. A to Z अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं को इधर उधर मिला मिला के हम बना सकते हैं. बेस यूनिट से बाकी सारे के सारे यूनिट्स बने हैं. और वो बेस 7 यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, amount of substance and luminous intensity. ये 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं जिनसे हम बाकी के यूनिट्स डिराइव करते हैं. और इनकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो बिल्कुल सेम अल्फाबेट्स की तरह होती है. इनको हम एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं या पोजीशन चेंज कर लेते हैं, दूसरे यूनिट्स बना सकते हैं. जैसे कि फोर्स है, फोर्स का हमारे पास न्यूटन है, यानी कि हम लेंथ, मास, टाइम इनके यूनिट्स को चेंज करके बाकी यूनिट बना सकते हैं. ये आगे हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं और कैसे इनको चेंज करके हम बाकी की यूनिट्स बना सकते हैं. इनको बिल्कुल भी आप लोग याद नहीं करें. डिराइव्ड को, बेस को याद कर ले, लेकिन डिराइव्ड को तो बिल्कुल याद नहीं करें. वो तो फॉर्मूला से हम यहाँ पे आगे आप लोगों को मैं निकालना सिखाऊंगी. डिराइव्ड यूनिट्स कैसे कि यानी कि क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज and their respective units without giving any consideration to the directional properties are called derived quantities and its units. यही बात है कि यानी ये यूनिट्स डिराइव हुए होते हैं. किस चीज़ से डिराइव हुए होते हैं? बेस यूनिट से डिराइव हुए होते हैं, यानी उसी से ही मिलके बने होते हैं. एज एन एग्जांपल यहाँ पे एरिया है, तो एरिया क्या है कि अगर हम लेंथ का स्क्वायर ले लें, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, लेंथ का स्क्वायर ले लें तो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इसी तरह अगर हम लेंथ का क्यूब ले लें तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है. वेलोसिटी है हमारे पास इन स्पीड, और हमारे पास सेकेंड मतलब स्पीड है तो उसका हमारे पास क्या है? लेंथ और सेकेंड को हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कर दिया. यानी वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है. मीटर क्या है हमारे पास? लेंथ, और सेकेंड जो है वो टाइम. यानी अगेन वही 2 बेस क्वांटिटीज हैं. एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वही 2 क्वांटिटीज हैं, अरेंज करके लिखा हुआ है. इसी तरह आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग खुद से फॉर्मूला को देखकर डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं यूजिंग दीज 7 बेस क्वांटिटीज़. नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. ये प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं. जिस तरह कि हम ज्योमेट्री को देखकर इनको यूज़ करते हैं या निकालते हैं. सो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? रेडियंस एंड स्टेरेडियंस. रेडियंस हमारे पास 2D सर्कल या 2D ज्योमेट्री के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्टेरेडियंस जो हैं वो हमारे पास 3D ज्योमेट्री के लिए होते हैं. ये 1995 में जो है इन यूनिट्स को ग्रुप कर दिया था डिराइव्ड यूनिट्स में. यहाँ पे इन्होंने अलग लिखा हुआ है
लेकिन इसको अलग ना समझे, ये भी डिराइव्ड यूनिट्स की ही फॉर्म है एक। तो ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और इनको अलग सेक्शन में क्यों लिखा हुआ है, इसका मेन रीज़न आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कि ये एक्चुअली सर्कल और स्फीयर के यूनिट्स हैं। यानी सर्कल और स्फीयर के लिए हम रेडियंस एंड स्टेरेडियंस यूज़ करते हैं। डिग्री हम कहते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं, लेकिन रेडियन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या मतलब हुआ इसका, यानी अगर ये एक सर्कल है और ये इसका हमारे पास सेंटर है और सेंटर से इसका जो यानी ये रेडियस है, इसका जो रेडियस का डिस्टेंस है उतने ही लेंथ का अगर हम यहाँ पे ये आर्क लगा लें तो ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास 1 रेडियन शो करेगा। तो यहाँ पे इसकी अगर हम फॉर्मूला को देखें तो नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये एक्चुअली रेडियंस का फॉर्मूला है और 1 रेडियन हम उसको कहते हैं कि लेंथ के रेडियस के लेंथ के इक्वल हम एक आर्क लगा दें सर्कल पे तो वो हमारे पास 1 रेडियंस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बाकी देखें तो ये हमारे पास 2 रेडियंस हो जाएगा, 3 रेडियंस हो जाएगा एंड सो ऑन। रिलेशन रेडियंस मेजरमेंट एंड डिग्रीज मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किस चीज़ का रिलेशन देखेंगे, रेडियन और डिग्री का रिलेशन देखेंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्रीज होती है और नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सही, ये इक्वेशन 1 है, इसको नेम दे दिया है। वेयर एज नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है कि चले 1 रेवोल्यूशन में तो 360 डिग्रीज हो गए, लेकिन 1 रेवोल्यूशन में रेडियंस कितने हो गए, तो वो हमारे पास क्या होंगे कि यानी 1 रेडियन तो हमारे पास वो एक आर्क था ना, लेकिन अगर 1 रेवोल्यूशन हम देखेंगे तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक, तो इतने यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास कितने रेडियंस आएंगे। तो हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगर पुट करें, सर्कमफेरेंस हमारे पास 2 पाई आर होता है और डिवाइडेड बाय रेडियस पुट करें तो आर और आर हम कैंसिल कर देंगे और 2 पाई रेडियंस आ जाएंगे हमारे पास। मींस 1 कंप्लीट रोटेशन में या रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है रेडियंस। तो यहाँ पर देखें कि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। सो कंपेयरिंग दिस विद दिस हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये किस बीच में रिलेशन आ गया, रेडियंस और डिग्रीज के बीच में रिलेशन आ गया। अब क्या करना है, हमने रेडियंस निकालना है। इन टर्म्स ऑफ रेडियंस अगर हम ये फॉर्मूला अरेंज कर लें तो 2 पाई डिवीजन में आ जाएगा और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। और अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास S/R आता है, जबकि अगर हम डिग्रीज के टर्म्स में देखें तो 1 रेडियंस हमारे पास आता है 57.3 डिग्रीज। ये एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, अक्सर MCQs में आ जाती है, पूछ लेते हैं। या अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद रहेगी तो आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि 2 रेडियंस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप लोगों के पास 2 रेडियंस आ जाएगा। और एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज कॉरिस्पॉन्ड टू 1 रेडियंस। ये वही वाली बात हो गई है सारी। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को इस तरह कर देती हूँ कि ये स्टेरेडियंस वाला पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स कर लेंगे। स्टेरेडियंस क्या है ये आप लोगों को मैंने पहले भी बोल दिया कि स्टेरेडियंस हम 3D में यूज़ करते हैं, यानी एक सॉलिड एंगल के लिए एक सॉलिड एंगल होता है। रेडियंस एक 2D के लिए 2D केस के लिए हम यूज़ कर रहे थे, यानी एक सर्कल के लिए। स्टेरेडियंस हम स्फीयर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है, वहाँ पे हम लेंथ यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम एरिया यूज़ करेंगे।
ये इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्टेरेडियंस इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, अब वो एंगल कैसे बना हो, एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। यानी ये जो एरिया हो ये कितना हो, ये आर स्क्वायर, यानी इस स्फीयर का जो रेडियस है उसका अगर हम स्क्वायर ले लें और वो एरिया यहाँ पे बना लें, और वो एरिया जो यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम कहते हैं स्टेरेडियंस। अगर आप लोगों को समझना है तो मेरी ये वीडियो अगेन आप लोग रिपीट कर लें और वहाँ से देख लें, क्योंकि अगर मैं बार बार बोलूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन अब यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ स्फीयर और यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया हम ले रहे हैं वो हम आर स्क्वायर का ले रहे हैं, ये आर्क नहीं ले रहे, आर स्क्वायर ले रहे हैं। डिफरेंस जो है वो माइंड में ज़रूर रखें, रेडियंस और स्टेरेडियंस का थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इन स्फीयर इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास क्या था, एरिया था स्फीयर का, और ये हमारे पास इसका रेडियस का स्क्वायर आ गया। वही अगेन हमारे पास उस केस में 2 पाई आया था, इस केस में हमारे पास आया है 4 पाई, और इसका हम उसी तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं डिग्रीज और स्टेरेडियंस का, 1 स्टेरेडियंस इन डिग्रीज हम निकाल सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, बाकी जो है नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उससे पहले हम एग्जांपल्स कर लेंगे रेडियंस और स्टेरेडियंस के, तो ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। सो अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी विया ईमेल, वो मैंने अपलोड कर लिया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपना ईमेल एड्रेस। सो टिल दैट अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।